दिस इज साक्षी वर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग कंसेप्ट, जहां हम लोग डिफिकल्ट कंसेप्ट को बहुत ही आसानी समझते हैं। तो मैं आज आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में कौन कौन से गाइडलाइंस दे रखे हैं। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी क्या था? एक ऐसी पॉलिसी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, और ये क्या है, नॉन जस्टिसेबल है। यानी जब गवर्नमेंट इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं करेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते हैं कि भाई देखो सरकार जो है ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या क्या गोल्स है, ठीक है, क्या क्या लक्ष्य है। पहला लक्ष्य क्या है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को सिक्योर करना। पॉलिटिकल जस्टिस का बात तो है कि जैसे कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड ऑल दैट थिंग्स। सोशल इकोनॉमिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या फंडामेंटल राइट्स में सोशल इकोनॉमिक का बात किया गया? बिल्कुल बात नहीं किया गया। अगर मैं सिर्फ आपको जीने का अधिकार दे दूं तो क्या जी पाइएगा? सिर्फ सांस लेके तो जिंदा नहीं रह सकते ना। उसके लिए इकोनॉमिक राइट्स का भी होना काफी जरूरी है। यानी मेरे पास फेयर अपॉर्चुनिटी रहना चाहिए ताकि सबके साथ कंपीट करके मैं कुछ अर्न करके अपने फैमिली को चला सकूं, है ना। इसीलिए सिर्फ पॉलिटिकल जस्टिस का होना जरूरी नहीं है, तीनों का होना बहुत जरूरी है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, जब आप सोशल जस्टिस पढ़ोगे, सोशल डेमोक्रेसी पढ़ोगे, सोशल राइट्स पढ़ोगे, तो तीनों का कहीं ना कहीं मतलब सेम होगा, तो आप कंफ्यूज नहीं करिएगा। ठीक है, नाउ रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैसे बढ़ा दिया जा सके? अभी मान लीजिए कि अभी मेरे पास मैं कमाती हूँ 10,000 रुपया, तो मेरा खर्चा काफी लिमिटेड होगा। मैं अपने स्टैंडर्ड को रेज अप नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास काफी लिमिटेड पैसे हैं, है ना। तो अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाएगा तो मैं काफी अच्छा स्टैंडर्ड लिविंग लीड कर सकती हूँ, जी सकती हूँ। ठीक है, तो उसी तरह से जब अगर गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ेगा ना। हम लोग वही सिर्फ रोटी कपड़ा मकान तक सीमित नहीं रहेंगे ना, और आगे भी तो बढ़ सकते हैं, है ना। फिर क्या बात किया गया? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज यानी संसाधन, जो मेरे पास संसाधन है वो सभी के पास होना चाहिए। अगर एक पर्सन के हाथ में कॉन्सेंट्रेट कर दिया जाए तो क्या हम लोग पॉवर्टी हटा सकते हैं, गरीबी हटा सकते हैं क्या? वो एक ही आदमी अमीर बनता जाएगा और जितने सारे गरीब है और गरीब होते जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, सबके साथ रिसोर्सेज को बराबर से डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, और क्या क्या बात किया गया है कि इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना, जो कि आजकल की ग्लोबलाइजेशन में, वैश्वीकरण में काफी इंपॉर्टेंट है। अगर एक कंट्री अगर पीस मेंटेन नहीं करेगा तो दूसरी कंट्री में भी इम्पैक्ट पड़ सकता है ना। जैसे कि आए दिन हमारे पाकिस्तान हमारे कंट्री पे अटैक करके हमारे पीस को भंग करते रहती है। ठीक है, तो देखते हैं ना कितना एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। ये उधर से लड़ाई कर रहा है, हमारे कंट्री वाले अलग से अटैक कर रहे हैं, तो क्या पीस प्रमोट हो पाता है ऐसे? क्या, बिल्कुल नहीं। अगर पाकिस्तान भी कुछ ऐसा कदम उठाए ताकि दूसरे का भी पीस मेंटेन रहे तो हमारे कंट्री में भी कभी इतना टेंशन क्रिएट नहीं होगा। हमारी कंट्री की पॉलिसी यही है कि सबके साथ अच्छा रिलेशन बनाए, पीस प्रमोट हो सके, है ना। तो ये हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक पॉलिसी दे रखी। फिर बात आती है पॉलिसीज में, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको हम लोग कहते हैं ना यूसीसी, एक देश एक कानून। ठीक है, जैसे कि मुस्लिम लोग का मेरा यहाँ कोई रिलीजियस स्पेसिफिकेशन नहीं है, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, तो मुस्लिम लोग का एक शरिया लॉ होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग काम करते हैं। तो अगर हम लोग एक देश के नागरिक हैं तो कानून भी तो एक होना चाहिए। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी यही बात किया गया है कि एक देश एक कानून। ठीक है, और गोवा ऐसा राज्य है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नाउ बारी आती है प्रोहिबिशन ऑफ द कंजम्पशन ऑफ लिक्योर या अल्कोहल। ठीक है, जो टॉक्सिक चीज का कंजम्पशन है उसको प्रोहिबिट करना, रोक लगाना। अभी हाल ही में बिहार सरकार ने अल्कोहल पे बैन लगाया, तो किस पॉलिसी को देखते हुए लगाया? तो इसी पॉलिसी को ये इंप्लीमेंट की है थ्रू लॉ। ये एक्ट बन गया है कि यहाँ पे जो शराब पिएंगे उनको जेल होंगे, है ना। तो ये इसके अकॉर्डिंग आया है ना। ना बात आती है प्रमोशन ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्रीज। ये गांधी जी का बहुत ही बड़ा एम था कि कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जा सके। जैसे खादी उद्योग है ना, तो कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए ताकि खुद से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, है ना। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, वो लोग कमाने की शक्ति बढ़ेगी, एक अच्छा सा एनवायरमेंट क्रिएट होगा, है ना। वो अपने, चाहे वो महिलाएं भी कॉटेज इंडस्ट्री में काफी काम आती है, जैसे कि लिज्जत पापड़ का हो गया। कॉटेज इंडस्ट्री अगर प्रमोट होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जरूरी नहीं कि सरकार एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी तभी, है ना।
तो कॉन्टेंट इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो क्या इकोनॉमिक किसी भी इंसान की इकोनॉमिक पावर तो बढ़ेगी ना, है ना। इकोनॉमिक पावर बढ़ेगी तो स्टैंडर्ड लिविंग भी बढ़ेगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना। प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउस, जो गौ हत्या होती है उस पर भी रोक लगाना। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। नाउ बात करते हैं नॉन जस्टिसेबल राइट्स का मतलब लोग समझ चुके हैं कि नॉन जस्टिसेबल क्या होता है। क्या इसमें है, एडिक्वेट लाइवलीहुड, सबको जीवन निर्वाह करने के लिए सबको बराबर से अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। फिर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी जितना मैं समान काम समान वेतन, यानी मैं एक फीमेल हूँ, ठीक है, और मैं काम कर रही हूँ 18 घंटा और 10,000 मिल रहा है। सिमिलरली मेरे सामने एक मेल है, वो 18 घंटा काम कर रहे हैं और उनको मिल रहा है 20,000। सेम काम कर रहा है लेकिन पैसा क्या मिल रहा है, काफी डिफरेंट पैसा मिल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम समान काम कर रहे हैं तो हमको पैसा भी समान मिलना चाहिए। तो इसमें ये बात कर रहा है। फिर राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, यानी जो भी इकोनॉमिक रिलेटेड जो शोषण हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर बात आती है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। ठीक है, इसी को देखते हुए जो हम लोग ने बहुत पहले डिस्कस किया था चैप्टर के स्टार्टिंग में अबाउट राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, जो क्या हमारी फंडामेंटल राइट्स है। तो इसी पॉलिसी को देखते हुए उसको एक एक्ट बना दिया कि नहीं ये फंडामेंटल राइट्स है। इसमें 6 साल लिखा गया लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाके 6 से 14 साल को लिखा गया कि एक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हमारे सोसाइटी के बच्चों को देना होगा। ये क्या हमारा फंडामेंटल राइट्स है। तो इसी को देखते हुए लाया गया। और आखिर क्या, राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार। ठीक है, तो ये सब पॉलिसी के बारे में डायरेक्टर प्रिंसिपल ने बात किया गया है। अब बात आता है फंडामेंटल ड्यूटीज का, यानी मौलिक कर्तव्य। ठीक है, ये कहाँ मेंशन किया गया है, जस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बाद 4A पार्ट में, यानी चैप्टर 4A में हमारे मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया। अब हमने मौलिक अधिकार पढ़ लिया, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ लिया, तो क्या सिर्फ हमारे पास राइट्स ही हैं, सिर्फ अपना राइट्स एंजॉय करें, अपने कंट्री की तरफ कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक सर्टेन ड्यूटीज है हमारे कंट्री की तरफ जो एज अ सिटीजन हम सबको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो इसी को देखते हुए 10 ड्यूटीज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया, कब लाया गया, 1976 में। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा? देखो, जब भी कोई चेंजेस लाना होता है तो अमेंडमेंट करना ही होता है। ठीक है, तो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा हमारे जो मौलिक कर्तव्य है उसको जोड़ा गया, यानी जो हमारी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई वर्णन नहीं था। अब आप लोग सोचोगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाने का क्या कंसेप्ट था? तो यही कंसेप्ट था, जब ये प्रोविजन लाया गया तो उस समय क्या चल रहा था, इमरजेंसी चल रहा था, आपातकालीन की स्थिति चल रही थी। पता है ना, 1975-25 जिनको लगाया गया था इमरजेंसी, तो उस समय इमरजेंसी चल रहा था और देख रहे थे हम लोग कि बहुत सारे, जब आप लोग इमरजेंसी के बारे में पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि बहुत सारे नेता लोग उसी समय से इमर्ज होके आज जो पॉलिटिक्स ज्वाइन किए हैं सब उसी समय के नेता थे जो आवाज उठा रहे थे। ठीक है, तो उसी समय इंदिरा गांधी ने कंसेप्ट लाया, इससे फंडामेंटल राइट्स भी होना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज भी होना चाहिए। तो उसी को देखते हुए 1976 में 10 ड्यूटीज को इंसर्ट किया। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये नहीं बोला है कि यहाँ पे इन्फोर्सेबल है। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं कि अगर ड्यूटी नहीं फॉलो करेंगे तो हम लोग पे केस लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन एज सिटीजन हम लोग को ये सारी ड्यूटीज फॉलो करनी चाहिए। तो कौन कौन सी ड्यूटी है? पहला तो कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए हमेशा, अपने नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपने नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना चाहिए, हार्मनी को प्रमोट करना चाहिए, कहीं लड़ाई झगड़ा में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो क्या ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। लेकिन एक बात है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है doesn't make the enjoyment of the right or conditional upon the fulfillment of the duties। यानी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बोली है कि जब आप ड्यूटीज को फुलफिल करोगे तभी अपना कॉन्स्टिट्यूशनल जो फंडामेंटल राइट्स उसको एंजॉय करवाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इसमें क्या है कि जब ये हम ड्यूटीज को अगर फॉलो नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं तो हमको केस कर दिया जाएगा, हम पे केस कर दिया जाएगा और हमको जेल में डाल दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, बस एक लिस्ट ऑफ ड्यूटीज मेंशन कर दिया गया उस समय को देखते हुए। ठीक है, और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के स्टेटस को चेंज नहीं किया है। ठीक है, ये मत सोचिएगा आप लोग कि अगर हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज फॉलो करें तभी हमको फंडामेंटल राइट्स मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
फंडामेंटल राइट्स एक अलग चीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज अलग चीज है, लेकिन एज सिटीजन हम लोग को एक सर्टेन कर्तव्य इसको हम लोग को फॉलो करना चाहिए। किसमें मेंशन किया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में, ठीक है। और ये आर्टिकल 51A में है। आर्टिकल 51A में आपके 11, आई थिंक 11 होंगे आपके फंडामेंटल ड्यूटीज, जो आप लोग को आगे पढ़ना होगा, लेकिन अभी इतना ही जान लो कि आर्टिकल 51A में अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में डिस्कस किया गया है। अब हमारा इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक को डिस्कस करें, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब जानिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट में क्या रिलेशन है। तो फंडामेंटल राइट में क्या होता है कि ये रिस्ट्रेन करता है गवर्नमेंट को, रिस्ट्रेन गवर्नमेंट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स, कुछ चीजों को करने के लिए ये रोकता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें अगर फंडामेंटल राइट्स हम लोग का वॉयलेट होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट तो मूव कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या कर रहा है? गवर्नमेंट को सर्टेन थिंग करने से यहाँ पे रोक लगा रहा है। ये जो हमारी गवर्नमेंट है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीन नहीं सकती है, हमारे मौलिक अधिकार को छीन नहीं सकती। तो क्या है? रोक लगाया ना कि हाँ वो छीन नहीं सकती है, तो क्या बाधा लगाया, ठीक है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या करती है? गवर्नमेंट को बोलती है कि भाई ये पॉलिसी तुम इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। तो क्या करे? गवर्नमेंट को करने का बात कर रही है, यहाँ पे गवर्नमेंट पे रोक लगा रही है, ठीक है। यहाँ पे इंडिविजुअल राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है ना। अब सब सिटीजन को फंडामेंटल राइट दे रखा है, ठीक है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के बाद फंडामेंटल राइट्स में किया गया है ना। और यहाँ क्या है कि एक वेल बीइंग, ठीक है, राइट्स तो प्रोटेक्ट हो गया, लेकिन अब क्या कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने का बात कर डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी सबके जीवन में एक वेल बीइंग होना चाहिए, यानी खुशहाल का जीवन होना चाहिए, ठीक है। तभी तब अपना जिंदगी अच्छे से निर्वाह कर सकते हैं, अपना जिंदगी अच्छे से लीड कर सकते हैं, है ना। लेकिन होता क्या है कि ये जो गाइडलाइंस दे रखे हैं, जब भी गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करती है तो कई बार कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। उसी से रिलेटेड आपका टॉपिक क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी। तो हम लोग ने जाना कि जब भी गवर्नमेंट डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करती है तो फंडामेंटल राइट्स से क्या हो जाता है? एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। तो एक जो इम्पोर्टेंट राइट टू प्रॉपर्टी, जो आगे आप लोग चैप्टर के आखिरी टॉपिक को पढ़ोगे तो जमींदारी बिल्स के बारे में दिया होगा, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये मेरा बॉक्स में भी मेंशन किया गया, तो मैंने सोचा कि बॉक्स को ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी, मैंने बोला था ना कि हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट से पहले हम लोग जानते भी है कि एक डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। तो कौन सा डिलीट किया गया था? राइट टू प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति का अधिकार को डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। तो क्या इसके पीछे कारण था? One of the important reason behind conflict between rights and directive principle is related to the right to property. तो जब भी फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी जब आप लोग पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्टिंग से, तो आप लोग जानोगे कि कैसे कैसे कन्फ्लिक्ट हुआ है ये दोनों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में और फंडामेंटल राइट्स में। अभी आप लोग को सिर्फ बेसिक क्लियर करना है, ठीक है। तो अभी उसकी तरफ हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट कौन सा एक इम्पोर्टेंट रीजन था? राइट टू प्रॉपर्टी एक ऐसा रीजन था जो कन्फ्लिक्ट करवाते थे किसमें? फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, ठीक है ना। तो ओरिजिनली जो हमारी फंडामेंटल राइट्स थी वो 7 थी, जिसमें एक राइट्स और था कि हमारे पास ये अधिकार है कि हम प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकते हैं, ठीक है, खरीद सकते हैं, ठीक है, मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी बात लिख रखा था, बट कॉन्स्टिट्यूशन मेड इट क्लियर दैट प्रॉपर्टी कुड बी टेकन ओवर बाय गवर्नमेंट फॉर द पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये लिख रखा था कि पब्लिक वेलफेयर के लिए किसी भी इंसान के प्रॉपर्टी को ले सकती है ताकि जनहित के लिए वो अपना काम कर सके, ठीक है। तो यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट वाला बात, ठीक है। तो जमींदारी क्या था? अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिशर्स लोग कितना एक्सप्लॉइटेशन किए हमारे फार्मर्स के साथ। तो उसमें होता क्या था कि जमींदार होते थे वो क्या करते थे, जितने सारे फार्मर्स थे सबसे टैक्स लेते थे, ठीक है। जो टैक्स दे दिए वो ठीक, और जो नहीं दे पाए उसके जमीन को सीज कर लेते थे, ठीक। जमींदार के पास तो बहुत जमीन होगा, और बहुत सारे लोग लैंडलेस हो गए थे। जब हमारी कंट्री आजाद हुई तो इसको हटाने का बात किया गया, लेकिन बोला गया कि ये तो हमारे राइट टू प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है, क्योंकि हमारे संविधान ने तो ये अधिकार दे रखा है ना कि हमारे पास संपत्ति का अधिकार है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि उसकी जो जिसके पास सरप्लस लैंड है उसको किसको दे दे, जिसके पास लैंड नहीं है, ताकि क्या हो, रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो बात आ गया ना डीपीएसपी का।
तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तो हमको राइट टू प्रॉपर्टी को वॉयलेट करना पड़ेगा, विच इज आवर फंडामेंटल राइट। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने तो ये भी बोल रखा है कि पब्लिक वेलफेयर के लिए कर सकते हो। तो यही ये कन्फ्लिक्ट का राज था, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये क्या कि जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दी, ठीक है, और जिसके पास जमीन नहीं था उसको दे दी, और जिसके पास जमीन जो सरप्लस था उसको देना ही पड़ा, और उसको इसके वजह क्या मिला, कंपनसेशन मिल गया, मुआवजा मिल गया जमीन देने के बदले, ठीक है। और स्टेट टू स्टेट इसका डिफर होने लगा, ठीक है। जब बिहार में कुछ और मिला होगा मुआवजा, यूपी में कुछ और मिला होगा, इस टाइप से। तो ये क्या हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी का वॉयलेशन हुआ। तो इस समय यही कंट्रोवर्शियल बात था इससे रिलेटेड, ठीक है। तो 1973 में सुप्रीम कोर्ट क्या बोली, in 1973 Supreme Court gave decision that right to property was not the part of basic structure of the constitution। तो 1973 में क्या हुआ कि बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि राइट टू प्रॉपर्टी हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट पता कब आया था, 24 अप्रैल 1973 केशव नंदा भारती केस, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ 24 अप्रैल, केबी लिख देते हैं ना, केबी केस, केशव नंदा भारती केस, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। केशव नंदा भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया। बेसिक स्ट्रक्चर बोले तो एक कॉन्स्टिट्यूशन की एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको हमारी पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती है। अगर उसको ही चेंज कर दे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब हो जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कंसेप्ट लाया कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट नहीं कर सकते हो, और ये भी बोला कि राइट टू प्रॉपर्टी बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। तो उसी को देखते हुए 1978 में अमेंडमेंट हुआ। तो कौन सा, बाय 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया फ्रॉम आवर फंडामेंटल राइट्स। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव नहीं किया गया उसको एक लीगल राइट कर दिया गया, एक वैधानिक अधिकार कर दिया गया। उसको हटाया नहीं गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, हटाया कहां से गया, फंडामेंटल राइट से। कौन से आर्टिकल से, अंडर आर्टिकल 300A में अब वो मेंशन किया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 31 मैंने बोला था ना कि राइट टू प्रॉपर्टी है, तो यही इसी सारे के बारे में बात है, ठीक है। तो केशवानंद भारती से समझ गए होंगे। अब बुक का एक आखिरी वाले इस चैप्टर के आखिरी पेज में केशवानंद भारती के बारे में बताया गया है। तो उसमें यही, इस केस में अभी यही समझ लो कि अगर आने वाले साल में आप लोग जानोगे इसके बारे में, अभी के लिए इतना ही समझ लो कि केशवानंद भारती के एक बहुत ही लैंडमार्क हमारे कंट्री के लिए क्यों था, क्योंकि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट आया था, ठीक है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ा बात बोली थी कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, तो उसको चेंज कर दिया गया। नाउ इट इज रिलेटेड फ्रॉम आवर लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। नाउ हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स है जिसको हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से चैप्टर खत्म हो गया, और आने वाले वीडियोस में हम लोग नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।